Dear students, in this lecture, I am going to explain about overview of cost. First, the concept of cost. Cost के concept को noun और verb दो सेंस में लिया जाता है. As a noun, cost का मतलब होता है according to the Chartered Institute of Management Accountants, London, किसी भी चीज को बनाने या किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे कॉस्ट कहते हैं. यह एक्सपेंडिचर एक्चुअल या नोशनल दोनों हो सकता है. एक्चुअल एक्सपेंडिचर जिसमें हमारा कैश आउटफ्लो होता है, कोई लायबिलिटी इनकर होती है, लेकिन नोशनल मतलब जो एक्चुअल में हम किसी को देते नहीं है एक्सपेंडिचर के तौर पर, लेकिन होती है. जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री रेंट पर लेकर, तो आप रेंट पे करते हैं, वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है. आपकी खुद की फैक्ट्री है और उसमें आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप किसी को रेंट नहीं दे रहे हो पर रेंट मिस तो कर रहे हो, तो वो जो रेंट हम मिस कर रहे हो वो एक नोशनल कॉस्ट के तौर पर प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है. वर्क के तौर पर अगर कॉस्ट को देखें, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, किसी चीज को करने या किसी एक्टिविटी को करने का जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट होती है, उसको कैलकुलेट करना भी कॉस्ट कहलाता है. एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो सकती है. और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स, ये खर्चे होते हैं उन सर्विसेज को देने के लिए या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. इन्हीं का जब हम सम टोटल करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट या उस सर्विस की कॉस्ट कहलाती है. जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर कोई पेन खरीदते हैं और वो 10 रुपीज की आती है, तो उस पेन की कॉस्ट कितनी हुई? 10 रुपीज, जितना आपने उस चीज के लिए खर्चा किया. कोई भी प्रोडक्ट को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्ट जब तक पूरी तरीके से बन के तैयार ना हो जाए, पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए, उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो सब उसकी कॉस्ट होती है. इसी तरीके से हम कोई सर्विस देते हैं, जब तक हमारी आउटपुट सर्विस पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, उस पर जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है. प्रोडक्ट आप सिंगल मैन्युफैक्चर करते हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आप एक सर्विस देते हैं या मल्टीपल सर्विस देते हैं, कॉस्ट हर केस में निकालना जरूरी है. सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विस में तो कॉस्ट निकालना थोड़ा इजी होता है, लेकिन जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं या मल्टीपल सर्विस दी जाती है तब कॉस्ट को कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में वो सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स आते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं. वो सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर आते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं: कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन. अगर हमको एक्चुअल कॉस्ट ठीक से नहीं पता चलेगी, हम सही तरीके से कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा. इसलिए कॉस्ट को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज कॉस्ट में आती है और क्या चीज नहीं आती. कॉस्ट को जब स्टडी किया जाए तो कॉस्ट का अपना एक पर्पस होता है, अपनी कंडीशन होती है. अब डिफरेंट कॉस्ट में बी असर्टेन फॉर डिफरेंट पर्पसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस. फॉर एग्जांपल, वर्क इन प्रोग्रेस को आप फैक्ट्री कॉस्ट पे लेते हैं, तो जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लिया जाता है. प्राइम कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है. अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती है, अलग अलग पर्पस, अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट की जाती है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट कॉस्ट या ट्रू कॉस्ट निकाल पाना हर सर्कमस्टेंसेस में संभव नहीं है. दैट इज, देयर इज नो सच थिंग एज एन एग्जैक्ट कॉस्ट और ट्रू कॉस्ट, बिकॉज नो फिगर ऑफ कॉस्ट इज ट्रू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड फॉर ऑल पर्पसेस. अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. फॉर एग्जांपल, depreciation is part of cost and it is always based on estimation. There are many other elements of cost which are based on estimation. That is why to arrive at an absolutely correct cost may be quite difficult. Costing, the techniques and process of ascertaining cost. ये टेक्निक्स में क्या आता है? वो प्रोसीजर और रूल्स जिनसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है, तो उस टेक्निक को हम कॉस्टिंग कहते हैं. कॉस्टिंग का मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट का सही पता लगाना. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें कॉस्ट से रिलेटेड जो डाटा होता है उसे क्लासिफाई करना, उसे रिकॉर्ड करना, और जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना ताकि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट डिटरमाइन की जा सके, और उन डाटा को सुटेबल तरीके से प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प हो सके और मैनेजमेंट को फ्यूचर डिसीजन लेने में कुछ गाइडेंस मिल सके. तो उस ब्रांच को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग से डिफरेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना है. कॉस्ट अकाउंटिंग में डाटा जो कॉस्ट से रिलेटेड है उनको मेंटेन किया जाता है, जबकि कॉस्टिंग में वो टेक्निक आती है जिसके द्वारा कॉस्ट असर्टेन किया जाता है. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी. कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज करना
उनको उनके यूज करके कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना और मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाता है। In other words, cost accountancy is application of costing and cost accounting principles, methods and technique to control the cost and to ascertain the profitability and to present the information for managerial decision making. Next है cost unit. Cost unit is a unit of product, service or time or combination of these in relation to which cost may be ascertained or expressed. Cost unit means जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, असर्टेन करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस या मेजर किया जाता है, असर्टेन किया जाता है, उसे हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो ब्रिक होता है 1000 ब्रिक के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है। स्टील को टन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरीके से जो सीमेंट होता है पर बैग कितने का है, ऑटोमोबाइल में पर नंबर कितने का है। तो ये जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है कॉस्ट को, या जो बेसिस होता है, इसे ही कॉस्ट यूनिट कहते हैं। कॉस्ट यूनिट एक्चुअली में यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट है, जैसे नंबर्स, वेट्स, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, वैल्यू, जिससे कॉस्ट को हम असर्टेन करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कॉस्ट बता पाना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अभी जो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए। नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स क्या होता है? कोई लोकेशन, पर्सन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट या इनका कोई ग्रुप जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और जिसका इस्तेमाल कॉस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अगर कोई डिपार्टमेंट है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई लोकेशन है जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, तो उसे हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। कॉस्ट सेंटर दो टाइप के होते हैं, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर में पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं, जैसे मिस्टर एक्स, डॉक्टर, अकाउंटेंट एटसेट्रा। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में कोई लोकेशन या आइटम ऑफ इक्विपमेंट या ग्रुप आता है। ग्रुप ऑफ दिस लाइक कैंटीन, बॉयलर हाउस या कोई और आपका कोई डिपार्टमेंट हो तो उसकी कितनी कॉस्ट हो रही है ये निकालना इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी दो टाइप के कॉस्ट सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब है ऐसा सेंटर या ऐसा जगह जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, जैसे मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप एटसेट्रा। यानी वो सारे डिपार्टमेंट या वो सारे लोकेशंस जिसके थ्रू रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर आता है, जिससे कैलकुलेट करते हैं उन सभी सेंटर्स की कॉस्ट ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल सके। एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर में जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होता है उसकी एंसिलरी यूनिट्स इसके अंदर आती है, जैसे पावर हाउस, प्लांट मेंटेनेंस सेंटर, पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एटसेट्रा। यानी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर अपना जो काम करे वो अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। यानी कॉस्ट किस पर्पस के लिए कैलकुलेट की जा रही है, जिस पर्पस के लिए कैलकुलेट की जाती है उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ अ सर्विस, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ अ कस्टमर एटसेट्रा। नेक्स्ट है कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच इफेक्ट लेवल ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली में कॉस्ट ड्राइवर्स वो एक्टिविटी होती है जिनके कारण कॉस्ट इनकर होती है, जिसके कारण कॉस्ट की जाती है, खर्चे किए जाते हैं। जैसे जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके कारण हम खर्चा करते हैं, वो एक तरीके का कॉस्ट ड्राइवर होता है। ऐसे ही हम जो एक्टिविटी करते हैं तो जो भी उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम खर्चे करते हैं, वो हमारा एक तरीके का कॉस्ट ड्राइवर होता है। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी कोई इवेंट, कोई टास्क या कोई यूनिट ऑफ वर्क हो सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट या हमारे बजटेड कॉस्ट से ज्यादा हो रही है, जैसा हमने सोचा था उससे ज्यादा हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको एक्शन लेना ताकि हम कॉस्ट को रोक सके हमारे एस्टिमेशन से बाहर जाने से, हमारे बजट से बाहर जाने से। तो इस प्रोसेस को हम कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर हमने कोई एस्टिमेशन करके रखा हुआ है कि इस चीज के लिए इतना खर्चा होगा और अगर खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। तो जो एक्शन हम लेते हैं, जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे एस्टिमेशन से कॉस्ट बाहर ना जाए, उसे हम कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं।
नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब कॉस्ट को कम करना, लेकिन कॉस्ट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वैसा ही रहेगा, हम कुछ ऐसी टेक्निक्स करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे, स्टेप लेंगे जिससे कॉस्ट कम हो, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी पर कोई बैड इंपैक्ट ना हो। तो ऐसी प्रोसेस को या ऐसी टेक्निक को कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो रहा है, उसको रोक करके, या कई बार कुछ इनएसेंशियल आइटम्स होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, उनको उनके ऊपर खर्चों को कम करके हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग with the quality of product or quality of service. This is called cost reduction. Importance and relevance of cost accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के कारण जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड सारे डाटा उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करती जिससे मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल कर सके, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को हम 4 हेड के अंदर देख सकते हैं। एक, एड टू मैनेजमेंट, एड टू क्रेडिटर्स, एड टू एम्प्लॉइज, एड टू नेशनल इकोनॉमी। फर्स्ट देखते हैं कॉस्टिंग एज एन एड टू मैनेजमेंट। कॉस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उसको मैनेजमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करती है जिससे कि मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल अच्छी तरीके से कर सके, वेस्टेज और जो लॉसेस हैं उनको रोक सके। मैनेजमेंट को जो एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम है वो कैसे हेल्प करता है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन पीरियड्स ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड ट्रेड कंपटीशन। जब ट्रेड डिप्रेशन होता है तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि डिमांड कम है, प्राइस बढ़ाए नहीं जा सकते, तो ऐसे केस में हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमें कुछ कॉस्ट रिडक्शन करना होगा, जो वेस्टेज है उसको रोकना होगा, और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है। इसके साथ सेम जब कंपटीशन होता है वहां पर भी हम प्राइस बढ़ा नहीं सकते, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हम कस्टमर लूज कर सकते हैं, तो उस केस में हम अगर वेस्टेज रोकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करके हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गेन कर सकते हैं। और कॉस्ट रिडक्शन करने में, वेस्टेज को रोकने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैनेजमेंट को कॉस्टिंग से ही मिलता है। नेक्स्ट है प्राइस फिक्सेशन। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी आर्टिकल का सही प्राइस आप तभी फिक्स कर सकते हैं जब आपको उसकी सही कॉस्ट पता हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपको किसी भी प्रोडक्ट के सही कॉस्ट को पता लगाने में आपकी हेल्प करती है ताकि आप उसका सही प्राइस डिसाइड कर सके। नेक्स्ट है हेल्प इन मेकिंग एस्टीमेट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमको कई एस्टीमेट करने में हेल्प करती है, जिससे हम टेंडर अगर कोट कर रहे हैं, कोई टेंडर भर रहे हैं, तो वहां पर हमें एस्टिमेशन देना पड़ता है, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है, मैनेजमेंट की हेल्प करती है। नेक्स्ट है चैनलाइजिंग प्रोडक्शन ऑन राइट लाइंस। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को डिस्टिंग्विश कर सके। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको हर प्रोडक्ट लाइन का इंफॉर्मेशन मिलता है, उसकी कॉस्ट के बारे में पता चलता है, जिससे हम प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को अलग कर सकते हैं, और जो नॉन प्रॉफिटेबल आइटम है उसको हटा करके जो प्रॉफिटेबल आइटम है उस पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेट्स वेस्टेज। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको वो सारे कॉस्ट का ब्रेकअप प्रोवाइड करता है, एक एक कॉस्ट के बारे में बताता है, एक एक कॉस्ट के एलिमेंट के बारे में बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वेस्ट हो रहा है, कौन सा एलिमेंट इनएसेंशियल है, अननेसेसरी है, तो उसको हटा करके हम वेस्टेज रोक सकते हैं। और वेस्टेज रोकने से कॉस्ट कम होती है और मैनेजमेंट के लिए ये एक अच्छा डिसीजन मेकिंग टूल बनता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन पॉसिबल। अगर प्रॉपर कॉस्टिंग रिकॉर्ड रखे जाते हैं तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होती है, जिससे कि फ्यूचर में किस तरीके से मैनेजमेंट को एक्शन लेना है उसकी डाटा उनके पास होता है। आप 2-4 साल के डाटा पिछले ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कहां पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कहां डिक्रीज हो रही है, और उसकी वजह का पता लगा करके आप फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट अच्छा डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है डाटा फॉर पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा कॉस्टिंग रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको पीरियोडिकल प्रॉफिट लॉस निकालने में काफी हेल्प होती है। डिटरमाइनिंग एंड एनहेंसिंग एफिशिएंसी। जब आप वेस्टेज रोकते हैं, जब कॉस्टिंग में हमको पता चलता है कहाँ वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पर जो वर्कर्स है वहाँ आइडल टाइम हो रहा है, कहाँ पर पुअर सुपरविजन के कारण हमको नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग से हमको पता चलती है, जिनको कंट्रोल करके मैनेजमेंट एफिशिएंसी लेवल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स के बारे में वो सारी जानकारी देती है, जिससे कि इन्वेंट्री पर कंट्रोल किया जा सके।
तो मैनेजमेंट को इनॉर्मस डाटा और इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग से मिलता है, जिससे उन्हें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है कॉस्टिंग एज एन एड टू क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो लेंडर्स हैं, जब भी वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मनी लैंड करते हैं तो वो जरूर देखते हैं कि वहां पर एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है या नहीं है। और अच्छा सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग होने से मनी लैंड करने में, बोरो करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है कॉस्टिंग एज एन एड टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए भी कॉस्टिंग एक एड की तरह होती है। कॉस्टिंग के अंतर्गत जो लेबर है उनके लिए अलग अलग इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, बोनस प्लान्स होते हैं। कॉस्टिंग के अंदर कई ऐसी टेक्निक है जिसमें लेबर एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है, जिससे लेबर का रेम्यूनरेशन भी बढ़ता है, लेबर को इंसेंटिव भी मिलता है। तो उनके लिए भी ये एक एड की तरह होता है। एड टू नेशनल इकोनॉमी। कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग या एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग केवल बिजनेस के लिए, एम्प्लॉय या क्रेडिटर के लिए नहीं, बल्कि पूरी नेशनल इकोनॉमी के लिए भी एक एड की तरह होता है। किसी भी देश की इकोनॉमी तभी आगे बढ़ सकती है जब वहां पर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, वेस्टेज को रोका जाए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इन सब में कॉस्ट अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन। And the basic objective of management accounting is to assist management in proper planning, organizing, directing, and controlling based on the data available through cost accounting. Next, scope of cost and management accounting. The scope of cost and management accounting is very vast because पहले तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस के बारे में बताता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू वो सारे डाटा को इस तरीके से मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है कि वो उसको एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सके। जहां तक स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल है, हम इसको अलग अलग पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट असर्टेनमेंट। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि कॉस्टिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट कॉस्ट असर्टेनमेंट करना है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप अगर रेंडर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। सेकेंड, हेल्पफुल टू इंटरनल मैनेजमेंट। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना होता है और डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनके पास डाटा होना चाहिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग उनको प्रोवाइड करता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड लगा, उसके बारे में बताता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके और फ्यूचर डिसीजन ले सके। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉस्टिंग से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। आपका प्रॉफिट कितना है ये कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करने से ही पता चलता है, और जब तक प्रॉपर कॉस्ट नहीं पता चलेगी आप सही प्रॉफिट मैचिंग करके नहीं निकाल पाएंगे। एड्स टू मैनेजमेंट। ये मैंने पहले भी कहा था, मैनेजमेंट के लिए कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एड के तौर पर है ताकि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अपने कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला एक्सपेंसिव। कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें काफी लार्ज स्केल पर डाटा एनालाइज करना, उसको एलोकेट करना, एब्जॉर्ब करना, तो काफी एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट से डिफरेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट है, तो उनका रिकंसिलिएशन करना पड़ता है ताकि सही प्रॉफिट पता चल सके, एक्यूरेसी पता चल सके। डुप्लीकेशन। कई जगह ऐसा देखा गया है, टू सेट्स ऑफ अकाउंट आपको रखना पड़ जाता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट, तो ये एक डुप्लीकेशन हो जाता है और इनएफिशिएंसी। कॉस्टिंग सिस्टम अपने आप में सिर्फ कॉस्टिंग सिस्टम को रख लेने से कॉस्ट कंट्रोल नहीं होने वाली है। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्टिंग सिस्टम का सही इस्तेमाल करना, उसका सही नॉलेज होना भी, सही यूज करना भी जरूरी है। नेक्स्ट है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, नो द ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले उसका पता लगाइए। सेकेंड, नो द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नो द ऑर्गेनाइजेशन हियरआर्की। ऑर्गेनाइजेशन का हियरआर्की कैसा है, किस टाइप की जानकारी चाहिए। नो द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट को कैसे इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट को किस टाइप की जानकारी चाहिए, उसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, मेथड ऑफ
मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस एंड ऑडिट, यानी क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन और ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। इन सब फैक्टर को कंसीडर करने के बाद आप अपने यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। वो सारे एलिमेंट जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाते हैं। ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मटेरियल, सेकंड है लेबर और थर्ड है एक्सपेंसेस या ओवरहेड। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल। वो सब्सटेंस जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे मटेरियल कहते हैं, यानी सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटेरियल। मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जो किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का मेजर पार्ट होता है, यानी जो किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के बनने में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस यूनिट में कौन सा मटेरियल गया है, उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में वो सारे मटेरियल आते हैं जो किसी पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस के लिए परचेस किया गया है, जो स्टोर से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्वायर किया गया है। जो आप परचेस करते हैं, जो कंपोनेंट्स परचेस या प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी डायरेक्ट मटेरियल में आते हैं। इसके साथ जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है वो भी डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा है, और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जो मटेरियल पास होता है वो भी डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर मेजर पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट एंड विच कैन बी इजिली ट्रेसेबल टू द यूनिट्स। इनडायरेक्ट मटेरियल में वो मटेरियल्स आते हैं, वो प्रोडक्ट आते हैं जो प्रोडक्शन में एंसिलरी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी प्रोडक्शन में एक हेल्प के तौर पर यूज होते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे ऑयल, ग्रीस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी मटेरियल। ये मेजर पार्ट नहीं होता किसी प्रोडक्ट का, और ना इनसे कोई प्रोडक्ट क्रिएट होता। ये उस प्रोडक्ट को बनाने में एंसिलरी हेल्पिंग काम करते हैं। ऐसे मटेरियल को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। सेकेंड है लेबर। लेबर को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? तो डायरेक्ट लेबर का मतलब है वो वेजेस जो हम ऐसे वर्कर को पे करते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज्ड है, जो पूरा समय अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को देता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है। ऐसे वर्कर को जो हम प्राइस पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर के अंदर आता है। जैसे जो वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं, उनको जो वेजेस दी जाती है वो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं जो गुड्स को या सर्विस को रेंडर करने में हेल्प का काम करते हैं। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो केवल उसमें हेल्प करते हैं। जैसे स्टोर कीपर को जो हम सैलरी देते हैं, जो फोरमैन होता है, जो टाइम कीपर है, जो सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर है, उनको जो लेबर वेजेस दी जाती है वो इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व है। एक्सपेंसेस को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट को बनाने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, जिनके बिना वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस फॉर डिजाइनिंग और ड्राइंग, एक्सपेंसेस फॉर हायरिंग पर्टिकुलर टूल और इक्विपमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से जुड़े हुए नहीं होते, वो इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इस टाइप की जो चीजें होती है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कई लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ओवरहेड्स इज वाइडर देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड में जो कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब इंक्लूड होती है। ओवरहेड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओवरहेड इज अ वाइडर टर्म देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखें, देखिए जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये तीनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से आपको काफी जानकारी मिलेगी, पर पहचानने का तरीका है कि कोई भी मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस डायरेक्ट तभी माना जाएगा जब वो किसी
आउटपुट को बनाने में या किसी आउटपुट सर्विस को देने में डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व है, जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ताकि वो आउटपुट प्रोडक्ट या सर्विस तैयार हो सके। और ऐसे मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, जो केवल एंसिलरी रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग रोल प्ले करते हैं, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना डायरेक्ट होता है, तो ऐसी चीजों को हम इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर।